हेलो बच्चों, तो आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है जीसी पॉइंट बाई सीपी सर यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, हम लोग देख रहे हैं 12th क्लास की फिजिक्स और उसमें हम लोग बात कर रहे थे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और उसकी विभिन्न श्रेणियों को हमने पढ़ा कि स्पेक्ट्रम में लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट और फुंड श्रेणियाँ जो होती हैं, तो बच्चों उनकी तरंग दैर्घ्य किस प्रकार निकाली जाती है, आज हम लोग बात करेंगे इसके सूत्र पर। तो एक कक्षा से दूसरी कक्षा में कूदने पर इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्सर्जित या अवशोषित विकिरण की तरंग दैर्घ्य, तो ये कैसे निकालते हैं बच्चों, देखते हैं। तो लिखते हैं माना माना किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन N1 कक्षा से N2 कक्षा में कूदता है तो बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन N1 कक्षा से N2 कक्षा में कूदता है, तब यहाँ पर जो है EN1 कक्षा की ऊर्जा बराबर बच्चों होता है ये -2π² mz² k² e⁴ अपान, ठीक है बच्चों, और ये हो जाएगा आपका N1² तो बच्चों यहाँ पर हम लोग इसको एक काम कर लेंगे, -2π² mz² k को छोड़ेंगे e⁴ अपान N1² बच्चों यहाँ पर जो है CGS पद्धति में k बराबर होता है 1। ये परावैद्युतांक का मान है, CGS पद्धति में इसको k बराबर 1 लेते हैं। तो हमने यहाँ पर CGS पद्धति अप्लाई की है, तो ये k बराबर आपका 1 हो गया। तो बच्चों इसी प्रकार EN2 कक्षा की ऊर्जा, तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, ये भी उतना ही होगा, बस यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो -2π² mz² e⁴ अपान N2² तो बच्चों इसको समीकरण 1 दे सकते हैं, इसको 2 दे सकते हैं। अब बच्चों लिखते हैं यदि इलेक्ट्रॉन N2 कक्षा से N1 कक्षा में कूदता है तब इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्सर्जित ठीक है बच्चों, तो उत्सर्जित ऊर्जा, तो यहाँ पर हम लोग क्या काम करेंगे, डेल्टा E यानी ये दोनों के अंतर के बराबर, ये हमने मॉडल में पढ़ा है, बोर मॉडल में दोनों के अंतर के बराबर अगर कोई जो है कि बच्चों ये नाभिक है और ये इलेक्ट्रॉन है, ये कक्षाएं हैं, अगर ये मान लेते हैं आपका N2 है और ये वाली कक्षा आपकी N1 है, तो अगर इलेक्ट्रॉन इस उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में अगर कूदता है तो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर जो है कि ऊर्जा उत्सर्जित करता है, और अगर यहाँ से कक्षा यानी N1 से अगर N2 में ये कूदता है तो ये अवशोषित करता है। ठीक है, दोनों के अंतर के बराबर ये ऊर्जा को अवशोषित या उत्सर्जित करता है। तो यहाँ पर डेल्टा E बराबर हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर EN2 माइनस EN1, यानी इसकी जो ऊर्जा होगी इसमें से इसको घटा देंगे। तो बच्चों हम लोग यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, डेल्टा E बराबर इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ से रखते हैं, तो ये हो जाएगा -2π² mz² e⁴ अपान N2² और माइनस, ये भी माइनस में बच्चों, तो माइनस ब्रैकेट लगा लेंगे, तो 2π² mz² e⁴ अपान
N1 स्क्वायर और H स्क्वायर। तो बच्चों इसको ब्रैकेट को खोल देंगे तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा ई बराबर हो जाएगा -2 पाई स्क्वायर mz स्क्वायर ई की पावर 4 अपान N2 स्क्वायर H स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 पाई स्क्वायर mz स्क्वायर ई की पावर 4 अपान N1 स्क्वायर H स्क्वायर। अब बच्चों इसको हम लोग इधर लिख सकते हैं, यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ कर देते हैं। तो ये हो जाएगा डेल्टा ई बराबर, इसको पहले लिख लें तो ये हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर mz स्क्वायर ई की पावर 4 अपान N1 स्क्वायर H स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर mz स्क्वायर ई की पावर 4 अपान N2 स्क्वायर H स्क्वायर। अब बच्चों हम लोग क्या काम करेंगे कि इसमें से कॉमन ले लेंगे। तो देखिए कॉमन हमारा N1 और N2 इसको छोड़ करके बाकी पूरा हो जाएगा, यानी डेल्टा ई बराबर हो जाएगा बच्चों 2 पाई स्क्वायर mz स्क्वायर ई की पावर 4 अपान यहाँ पे हो जाएगा H स्क्वायर, और यहाँ अंदर क्या बच जाएगा 1 अपान N1 स्क्वायर माइनस 1 अपान N2 स्क्वायर, N1 स्क्वायर अपान N2 स्क्वायर। तो बच्चों ये आ जाएगा। अब इसके बाद बच्चों इसको समीकरण हम लोग 3 मान लेंगे। अब इसमें देखिए बच्चों यहाँ पर डेल्टा ई की वैल्यू हमको रखनी होगी, तो यहाँ पे मैं ऊपर से मिटा रहा हूँ, इसको आप नोट कर लें। तो देखिए ऊपर से मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो इसमें क्या काम करेंगे हम लोग कि डेल्टा यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, चूंकि डेल्टा ई बराबर होता है HC अपान लैम्डा। तो बच्चों यहाँ पर इसको हम लोग समीकरण 4 मान लेते हैं। तो लिखते हैं समीकरण 4 से डेल्टा ई का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो इसमें रखते हैं बच्चों। तो क्या हो जाएगा देखिए, ये हो जाएगा HC अपॉन लैम्डा बराबर, ये पूरा वैल्यू रख देते हैं 2 पाई स्क्वायर और mz स्क्वायर ई की पावर 4 अपान H स्क्वायर, और यहाँ ब्रैकेट में आपको बच जाएगा 1 अपान N1 स्क्वायर माइनस 1 अपान N2 स्क्वायर। ये हो जाएगा बच्चों। अब इसके बाद बच्चों देखिए हम लोग क्या काम करेंगे, एक स्टेप में और मिटा दूं। तो यहाँ से बच्चों देखिए HC को नीचे ले आएंगे तो ये हो जाएगा 1 अपान लैम्डा, और ये हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर mz स्क्वायर ई की पावर 4, और HC को नीचे ले आएंगे तो ये हो जाएगा CH3, और ये हो जाएगा 1 अपान N1 स्क्वायर माइनस 1 अपान N2 स्क्वायर। ये इतना हो जाएगा बच्चों। अब बच्चों देखिए यहाँ पर अगर z स्क्वायर को हम लोग बाहर निकाल लें तो हमारे पास क्या बचता है, ठीक है, मैं यहाँ इसको कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 1 अपान लैम्डा बराबर, तो ये बच्चों z स्क्वायर को हम लोग बाहर निकाल रहे हैं तो ये हमारा अंदर बच जाएगा 2 पाई स्क्वायर और m और e की पावर 4 अपान ये हो जाएगा CH3, और बाहर निकाल देते हैं z स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 अपान N1 स्क्वायर माइनस 1 अपान N2 स्क्वायर। तो बच्चों ये जो पूरा होता है ये आपका कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं बच्चों सीधे सीधे ऐसे, चूंकि 2 पाई स्क्वायर m e की पावर 4 अपान CH3 एक नियतांक है, एक नियतांक है जिसे रिडबर्ग नियतांक कहते हैं, रिडबर्ग नियतांक कहते हैं इसे RH। बच्चों यहाँ पर H इसलिए लगा देते हैं क्योंकि ये हाइड्रोजन के लिए है, और किसी को निकालेंगे तो यहाँ पर केवल R या R ही लिख सकते हैं, या तो R से प्रदर्शित करते हैं।
तो बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या काम कर लेंगे कि यहाँ पर 1/λ बराबर यहाँ पर हम लोग r रख देंगे और z स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो बच्चों इस तरीके से ये फार्मूला हमारा आ जाता है। यहाँ पर बच्चों z की वैल्यू 1 आएगी, इसीलिए इसमें केवल इसको हम लोग जो हम लोग लिख रहे थे तो हम लोग इसको केवल इतना भी लिख सकते हैं कि 1/z बराबर r, और ये हो जाएगा 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, यानी इतना भी हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि z बराबर हमारा 1 हो जाता है। तो चाहे हम लोग इस पर यहीं छोड़ दें और चाहे हम लोग यहाँ लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप नोट कर लें इसको। हाँ बच्चों, यहाँ पर इसकी वैल्यू लिख लेते हैं हम लोग। r बराबर जो होता है 1.09 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स, ये इसका मान होता है। हमको सवाल लगाने में ज़रूरत पड़ेगी, तो ये इसका मान होता है। तो बच्चों इस तरीके से ये फार्मूला आपका निकल कर आता है जो कि इसमें है। तो ये परीक्षा में अगर आता है तो आप उसको उसमें जोड़ देंगे। ठीक है, अब इस पर हम लोग बच्चों कुछ सवाल देख लेते हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिए, तब तो हम लोग सवाल देखते हैं इस पर। हाँ बच्चों, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। हम लोग सवाल देखते हैं बच्चों। इस पर एक सवाल देखते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की वामर श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य कितना है? 6560 एंगस्ट्रॉम है। इस श्रेणी की तीसरी रेखा की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ये इसमें जो है, तो यहाँ सवाल को देखते हैं बच्चों क्या कहता है। हाइड्रोजन परमाणु की वामर श्रेणी, देखिए वामर श्रेणी कह रहा है। वामर श्रेणी का मतलब बच्चों इसका फार्मूला मैंने आपको बताया कि 1/λ बराबर आपका हो जाएगा r, और वामर यानी दूसरा है बच्चों, तो यानी इसमें कहाँ गिरेगा? n2 स्क्वायर, मतलब यहाँ पर सॉरी n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, ये तो फार्मूला होता है। और यहाँ पर हम लोग 1/λ बराबर r, और इसके लिए क्या कर देंगे? 2 का स्क्वायर माइनस ये आपका n2 स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर हम लोग जो भी रखेंगे। अब बच्चों यहाँ पर देखिए समझ लेते हैं, वामर श्रेणी की प्रथम रेखा। तो वामर श्रेणी की प्रथम रेखा, इसका मतलब बच्चों n2 का मान क्या होना चाहिए? प्रथम रेखा, यानी 2 में गिर रहा है तो पहली लाइन कहाँ से गिरेगी? तीसरे से। तो यहाँ पर हम लोग तीसरा कर लेंगे। ठीक है, तो प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य इतनी, इस श्रेणी की तीसरी रेखा की तरंग दैर्ध्य करना है। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग 2 समीकरण बनाते हैं। 1/λ बराबर ये हो जाएगा r, और 1/, तो n1 का मान कितना हो जाएगा? वामर है तो 2, तो 2 का वर्ग कर देंगे माइनस 1/, बच्चों n2 ये प्रथम रेखा बोल रहा है तो यहाँ 3 हो जाएगा, तो 3 का वर्ग कर देंगे। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/λ बराबर r, और ये हो जाएगा 2 दूना के 4, और ये हो जाएगा 3 त्रिक 9। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं बच्चों। 9 चौक 36, 4 9 36, ये 9 चौक 36 यानी हो गया 4, 9 में 4 गया 5, यानी 1/λ बराबर हो जाएगा 5r/3।
36 ये हो जाएगा बच्चों। तो लैम्डा वन बराबर क्या हो जाएगा, पलट जाएगा तो 36/5R हो जाएगा। तो बच्चों ये तो इस तरीके से हो गया यहाँ पर पहला वैल्यू, यही कर लेते हैं। अब इसी तरीके से बच्चों हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ पर देखिए कह रहा है इस श्रेणी की तीसरी रेखा। तो तीसरी रेखा का मतलब यह है कि आपका n1 बराबर 2 है और n2 बराबर पहला 3 हो जाएगा, दूसरा चौथा हो जाएगा और पाँचवा, यानी ये वाला होना चाहिए ना। 3 से इसमें क्या, तो पहली रेखा, फिर ये दूसरी रेखा, फिर ये तीसरी रेखा। तो इसीलिए हम लोग इसका बना लेंगे यहाँ पर 1/λ2 बराबर R, और ये हो जाएगा 1/, ये 2 का स्क्वायर रहेगा, और ये हो जाएगा 1/5 का ये स्क्वायर। तो बच्चों आगे कर लेते हैं इसको सॉल्व। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, अब मैं इसको मिटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं। तो ये हो जाएगा 1/λ2, ये हो जाएगा R, और ये आपका हो जाएगा 1/4, और ये कितना हो जाएगा 1/25 तो ये हो जाएगा बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा 25 चौका 100। तो यहाँ से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, यानी 25 माइनस 25 चौका 100। तो बच्चों ये आ जाएगा 1/λ2 बराबर 25 में 4 गया तो 21, तो 21R/100 हो जाएगा। तो λ2 बराबर क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, तो 100/21R। तो बच्चों हमें क्या ज्ञात करना है, ये कह रहा है इस श्रेणी की तीसरी रेखा की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर यानी ये जो है λ2 ही तो है तीसरी, तो इसी को ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करना है, हमारा पहला कहाँ है, ये है, और ये क्या है, दूसरा। तो हम लोग को ज्ञात करना है ये, तो इसमें λ2 में भाग देंगे, यानी समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर तो बच्चों इसमें भाग देते हैं, तो हमें समीकरण 2 में 1 से भाग देना है, ठीक है। तो λ2/λ1 ये हो गया। तो बच्चों λ2 का मान कितना है आपका 100/21R गुणे, अब λ1 का मान रखेंगे तो ये पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 5R/36। तो बच्चों R से R कट जाएगा, और ये काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, और 4 9 36। तो इतना हो जाएगा बच्चों, ये 25 पंजे 125 हो जाएगा, 125, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 189 गुणे, अभी इसका बच्चों यहीं छोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा λ2 बराबर 125/189 इंटू और λ1। तो बच्चों λ1 की वैल्यू आपको ये दे रखा है, λ1 जो हमने ये निकाल रहे हैं, ये वैल्यू दे दी है प्रथम रेखा की, तो इसको हम लोग रख देते हैं। तो ये हो जाएगा λ2 बराबर 125/189 गुणे 6560। तो बच्चों इसको कैलकुलेट आप जब कर लेंगे तो ये 4 समथिंग कुछ आएगा, 4339 एंगस्ट्रॉम, इतना लगभग आप कर लेंगे। इसको मैंने किया नहीं, मैंने डायरेक्ट रख दिया है। तो बच्चों इस तरीके से ये आप सवाल देखते हैं कि ऐसे इसमें लगते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये आपको समझ में आया होगा, और इसका डेरिवेशन भी आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में बच्चों हम लोग इसके और न्यूमेरिकल या किसी और अन्य डेरिवेशन पे बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।